नमस्कार सभी अभिभावकों को और प्यारे विद्यार्थियों को प्यार भरा आशीर्वाद। और आज हम जो है हमारे अपने YouTube चैनल हिस्ट्री साइंस स्टडी में आपका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और आज जो हम नया अध्याय +2 का, जिसमें राजा, किसान, नगर, आरंभिक राज्य, अर्थव्यवस्थाएं 600 BC टू 600 AD, आज इस अध्याय के बारे में आपको पढ़ाएंगे। तो इसमें जैसा कि राजा किसी विशेष क्षेत्र पर शासन करने वाले व्यक्ति को राजा कहा जाता है। किसान फसलों को उत्पादन करने वाले व्यक्ति को या व्यक्तियों के समूह को किसान कहा जाता है। आरंभिक नगर अर्थात शहर है, राज्य स्टेट, और अर्थव्यवस्था तो इकोनॉमिक, जिसमें कृषि, पशुपालन, व्यापार एवं वाणिज्य। तो इस प्रकार से ये अर्थव्यवस्थाएं 600 BC टू 600 AD, ये समय है। BC का मतलब बिफोर क्राइस्ट, अर्थात ईसा मसीह के जन्म से पूर्व के काल को BC कहा जाता है, और ईसा मसीह के जन्म के बाद के काल को AD कहा जाता है या ईस्वी कहा जाता है। इसको ईस्वी पूर्व और इसको ईस्वी कहा जाता है। तो यहाँ हमारा जो टाइम पीरियड है 600 BC टू 600 AD, जैसा कि हड़प्पा सभ्यता के बाद, जैसे कि हड़प्पा सभ्यता का जो पतन हुआ वो 1500 BC के अंदर हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ। तो इसके बाद भारत के अंदर ऋग्वैदिक काल आया। इस ऋग्वैदिक काल के बाद जो कि 1500 से लेकर 1000 BC के बीच जो माना जाता है, उसके बाद 1000 से लेकर 600 BC तक उत्तरवैदिक काल जो है वो माना जाता है। और उत्तरवैदिक काल के बाद भारत में 600 BC के बाद जो है वो आता है बौद्ध काल। तो इस प्रकार से हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद लगभग भारत में 15 वर्षों के दौरान उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में कई प्रकार के विकास और परिवर्तन हुए, जिसमें ऋग्वेद के लेखन के बाद, जैसे ऋग्वैदिक काल में हुआ, उसके बाद उत्तरवैदिक काल में ऋग्वेद के अलावा यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद लिखा। इसमें आगे कृषि बस्तियों का उदय हुआ। अंतिम संस्कार के नए तरीके आए, जिसको महापाषाणिक संस्कृति कहा जाता है, अर्थात जो मृतक व्यक्तियों के शरीर है उसके ऊपर बड़े बड़े पत्थरों के ढांचे जो है वो रखे गए। खासतौर से दक्षिणी भारत के अंदर जो है यहाँ पे प्रमाण मिलते हैं, और इसमें लोहे के प्रमाण भी जो है वो मिलते हैं। नए नए नगर राज्यों का उत्थान जो है यहाँ पे हुआ है। लोहे के हथियार जो है वो अब बढ़ने लग गए थे। तो यहाँ हम देखते हैं कि 600 BC टू 600 AD काफी जो एक परिवर्तन कार्यकाल जो है वो रहा है। और इसमें इस अध्याय के अंदर कुछ प्रमुख बिंदु है, उन बिंदुओं के ऊपर जो है हम एक एक करके प्रकाश डालेंगे। जैसा कि सबसे पहले जो है ये है पारिभाषिक शब्दों में अभिलेख। अभिलेख क्या होते हैं? अभिलेख पत्थरों पर, धातु, मिट्टी के बर्तन, गुहा, स्तंभ जैसी कठोर सतह पर लिखे गए लेख को अभिलेख कहते हैं। जैसे पत्थर को शिला भी कहा जाता है, और इस शिला के ऊपर लिखे गए लेख को शिलालेख कहा जाता है। जैसे ये स्तंभ है, और स्तंभ के ऊपर अगर लिख देंगे तो ये हो जाएगा स्तंभ लेख। ये गुफा है, मान लो ये गुफा के ऊपर अगर हम लिख देंगे तो उसको बोलेंगे गुफा लेख या गुहा लेख। उसके बाद ये माना ताम्र है, और इस ताम्र के ऊपर जो पात्र है उसके ऊपर अगर लिख देंगे तो उसको बोलेंगे ताम्रपत्र लेख। तो ये कठोर सतह है, और इस प्रकार से कठोर सतह पर लिखे गए लेख को अभिलेख कहा जाता है। उसके बाद जो इन अभिलेखों में अभिलेख शास्त्र, अभिलेखों के अध्ययन को अभिलेख शास्त्र कहा जाता है। उसके बाद अभिलेखों की भाषा, जो अभिलेखों की भाषा है वो अभिलेखों की भाषा प्रारंभिक समय में प्राकृतिक थी, क्योंकि आम बोलचाल की जो भाषा थी वो प्राकृतिक भाषा है। और
इसमें शुरुआती जो अभिलेख मिले हैं वो प्राकृतिक भाषा में मिले हैं। अभिलेखों की लिपि, अभिलेखों की जो लिपि है अशोक के शासनकाल में जो अभिलेख जो है वो मिलने प्रारंभ हो गए थे या उनके समय से ये अभिलेख लिखे गए। इनकी जो लिपि है तो यहां इनकी लिपि में एक है ब्राह्मणी लिपि, एक है खरोष्टी लिपि और उसके बाद एक है आरामाइक लिपि। आरामाइक लिपि, ब्राह्मी लिपि ये बाएं से दाएं लिखी जाती थी, बाएं से दाएं। जो खरोष्टी लिपि थी ये इसका उल्टा थे, ये दाएं से बाएं लिखी जाती थी। ये एक दूसरे का उल्टा है और इसकी पहचान ये है कि बै में बाएं पहले है और बाएं में, ब्राह्मणी में बै और बाएं में बै। तो ये इसकी पहचान है कि ब्राह्मणी बाएं से दाएं लिखी जाती, खरोष्टी दाएं से बाएं लिखी जाती थी। ये जो आरामाइक लिपि है, ये आरामाइक लिपि मुख्यतः जो पश्चिमोत्तर भारत है वहां पे इस आरामाइक लिपि का प्रयोग जो है होता था। अशोक के शासनकाल के अधिकतर जो अभिलेख है वो ब्राह्मणी लिपि के अंदर लिखे गए हैं और इनको जो पढ़ने का श्रेय है ये एक अंग्रेज अधिकारी हैं जेम्स प्रिंसेप्स। इस जेम्स प्रिंसेप्स को 1837 में ब्राह्मणी लिपि को पढ़ने का श्रेय जाता है। उसके बाद ये जो लिपि है, लिपि किसे कहते हैं? लिपि किसी भी भाषा को लिखने के माध्यम को लिपि कहा जाता है। तो ये माध्यम होता है किसी भी भाषा को लिखने का, ये लिपि होता है। उसके बाद है जनपद। जनपद क्या होता है? जनपद जो है यहां एक ऐसा भूखंड जहां कोई कुल या जनजाति सर्वप्रथम आकर बसती है उसको जनपद कहा जाता है। उसके बाद महाजनपद। महाजनपद यदि वो जनपद एक बड़ा विशाल क्षेत्र में फैल जाए उसको महाजनपद कहा जाता है। जैसा कि राज्य, इसमें कुछ महाजनपदों के हम नाम लिखेंगे। एक बौद्ध ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय। इस अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का वर्णन मिलता है। इनमें सबसे शक्तिशाली जो महाजनपद था वो था मगध। इस मगध में कई राजाओं द्वारा राज किया गया, कई राजवंशों द्वारा राज किया गया। इसके शक्तिशाली होने का प्रमुख कारण क्या था? मगध के शक्तिशाली होने के का कारण था यहां के राजाओं की महत्वाकांक्षा, यहां के राजाओं का शक्तिशाली होना, लोहे के अच्छे पर्याप्त मात्रा में भंडार, जहां पानी की भरपूर मात्रा अर्थात पानी से वहां की जो भूमि है वो उपजाऊ हुई, जिसके कारण ये जो है एक शक्तिशाली राज्य बना। यहां जो संसाधन थे वो पर्याप्त मात्रा में संसाधन थे और उन्हीं संसाधनों के कारण ये जो मगध है वो शक्तिशाली बना और यहां जो आवागमन का साधन थे वो भी अच्छे थे, जिसके कारण ये शक्तिशाली बना। इसमें कुछ जो राजवंशों ने जो राज किया, जिसके अंदर सबसे पहले हर्यक वंश में बिम्बसार, बिम्बसार के बाद उसका बेटा अजातशत्रु, उसके बाद जो हर्यक वंश के बाद जो शासन राजवंश आया उसमें शिशुनाग वंश, शिशुनाग वंश के बाद नंदवंश और नंदवंश के अंतिम शासक महापद्म नंद को जो है घनानंद को हराकर ये चंद्रगुप्त मौर्य शासक बना। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में आप सभी जानते हैं
और चंद्रगुप्त मौर्य के साथ एक महत्वपूर्ण नाम और जुड़ा है, वो है चाणक्य का। ये चाणक्य कौन था? चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था और इसको शासक बनाने में सबसे बड़ा रोल यदि किसी का था तो वो था चाणक्य का। चाणक्य तक्षशिला जो एक अक्षेत्र था, बड़ा विश्व प्रसिद्ध अक्षेत्र था, तो उसका एक ब्राह्मण था, उसको विष्णुगुप्त और कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। उसके अलावा जो महाजनपद थे, मगध, अवंती, काशी, कौशल, कुरु, पांचाल, मत्स्य तो आदि, तो कुछ इस प्रकार के महाजनपद थे। और इनमें सबसे शक्तिशाली महाजनपद, और ये एक दूसरे के ऊपर आक्रमण करके अपने सीमाओं का विस्तार जो है वो करते थे, और इनमें सबसे शक्तिशाली रहा मगध शासन। उसके बाद है आलिगार्की। आलिगार्की क्या था? आलिगार्की जो है समूह शासन को कहते थे, जहां सत्ता पुरुषों के एक समूह के हाथ में होती थी, उसको आलिगार्की कहते थे। उसके बाद तमिलकम। जो तमिलकम है, तमिलकम जो उपमहाद्वीप के दक्षिण और दक्षिणी अक्षेत्रों में स्थित जो तमिल अक्षेत्र था उसको तमिलकम कहा जाता है, जिसमें चोल, चेर, पांडे, यहां पे कुछ जो प्रमुख राजवंश जो है इस तमिल का क्षेत्र के अंदर हुए। तो उसके बाद है सरदार और सरदारियां। सरदार एक महत्वपूर्ण प्रतिष्ठा का पद है, जिसमें जो यहां पे एक शक्तिशाली जो वंशानुगत कई बार पद मिला है, कई बार वंशानुगत नहीं है, इनकी स्थिति बहुत अच्छी थी। ये युद्ध वगैरह में भी भाग लेते थे, इनके अपने प्रभाव होता था अपने क्षेत्र के अंदर, और एक प्रकार से ये कई बार कबीलों के मुखिया होते थे। राजा के अंदर भी इनका अच्छा प्रतिष्ठा का जो है पद होता था, कई बार युद्ध वगैरह में भी भाग लेते थे, कई बातों में जो है ये मध्यस्थता भी राज और राज्य के बीच में करते थे। तो एक अच्छा रोल जो इनका सरदारों का या एक प्रकार से हम कहेंगे मुखियाओं का होता था। अग्रहार। अग्रहार ब्राह्मणों को दान में दी गई भूमि को अग्रहार कहा जाता है। तो ये प्राय करमुक्त भूमि होती थी, और जैसा कि हम सबको विदित भी है कि ब्राह्मणों को जो दान में दी गई थी, लोग काफी जो दान भी देते थे, जिसमें दानात्मक अभिलेख, धार्मिक संस्थाओं को जो दान दिया जाता था, और उन अभिलेखों को जो दान दिया जाता था, उन जो कहीं ना कहीं जो अभिलेख उनके दान के बारे में लिखे जाते थे, तो उनको दानात्मक अभिलेख कहा जाता था। उसके बाद है राजतंत्र। राजतंत्र क्या होता था? राजतंत्र पीढ़ी दर पीढ़ी जो राज होता था, अर्थात जो वंशानुगत राज होता था, उसको राजतंत्र कहा जाता है। इसमें कुछ राज्यों के हम बात करेंगे जो, या महाजनपदों की हम बात करेंगे जो राजतंत्रात्मक प्रणाली के अंतर थे, जैसे मगध, कौशल, कुरु, पांचाल, मत्स्य आदि कुछ जो है महत्वपूर्ण राजतंत्रात्मक ये महाजनपद या राज्य थे। प्रांत कहीं, महाजनपद कहीं, एक ही बात है। इसमें जो हमारे गुप्त काल के अंदर को भुक्ति भी कहा जाता था प्रांतों को। उसके बाद है गणतंत्र। गणतंत्र का अर्थ होता है लोगों के समूह द्वारा अपने राजा का चुनाव करना या अपने राजा को चुनना गणतंत्र कहलाता है, या अपने मुखिया का चुनाव हम कह सकते हैं। तो इसमें जो मल्ल, वज्जी, कुछ ऐसे गणतंत्र राज्यों के उदाहरण या महाजनपदों के उदाहरण जो है हमें मिलते हैं। उसके बाद है प्रशस्ति। प्रशस्ति क्या होता है? प्रशस्ति अर्थात प्रशंसा। अपने राजाओं के प्रशंसा के अनुरूप जो काव्य रचनाएं की जाती थी उनको प्रशस्ति
कहा जाता था। जैसे प्रयाग प्रशस्ति या इलाहाबाद प्रशस्ति के नाम से भी जाना जाता है। प्रयाग प्रशस्ति के जो लेखक थे वो थे हरिसेन। ये जो हरिसेन थे, हरिसेन समुद्रगुप्त जो कि गुप्त वंश का एक महान शासक था, इसका राजकवि था गुप्त वंश का, और इसने अपने राजा के प्रशंसा में ये प्रयाग प्रशस्ति जो है वो लिखा था। समुद्रगुप्त एक प्रसिद्ध यहाँ पे जिसको भारत के नेपोलियन के नाम से भी जाना जाता है, वी एस स्मिथ ने इसको जो है समुद्रगुप्त को नेपोलियन की संज्ञा दी है। एक शक्तिशाली शासक, जैसे कि गुप्त वंश में कुछ जो शासक हुए हैं, श्रीगुप्त, उसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त के बाद चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। ये वही चंद्रगुप्त विक्रमादित्य है जिसका मेहरौली के अंदर लोह स्तंभ है, जिसको मेहरौली का लोह स्तंभ के नाम से भी जाना जाता है। जो हमारे दिल्ली के अंदर कुतुब मीनार है, उस कुतुब मीनार के ही बाउंड्री के अंदर ये जो है लोह स्तंभ, जिसको मेहरौली का लोह स्तंभ के नाम से जाना जाता है, ये इसी गुप्त काल के शासक द्वारा बनवाया गया था, जिसको आज तक भी जंग नहीं लगा है और जो का त्यों खड़ा है। एक उस समय की जो गुप्त काल की जो टेक्नोलॉजी है उसका पता हमें चलता है कि कितने अच्छे वो शिल्पकार थे, लोहे के ढालने और एक अच्छा लोहा जो है वो तैयार करते। वैसे गुप्त काल की काफ़ी जो बाद के स्वर्ण काल के नाम से भी जाना जाता है, काफ़ी खासियत जो है गुप्त काल की रही है। उसके बाद गृहपति, गृहपति या गृहपति, घर का स्वामी, और इस घर के स्वामी के अधीन महिलाएं, बच्चे, पुरुष जो उनसे छोटे होते थे तो वो सभी इसके अधीन होते थे। ये घर का मालिक होता था, भूमि का मालिक होता था, पशुओं का मालिक होता था, और उसको एक प्रकार से पूर्ण परिवार के ऊपर जो नियंत्रण होता था वो इस गृहपति का होता था। कई बार इस शब्द का प्रयोग जो है जो व्यापारी होते थे और जो संभ्रांत लोग होते थे उनके लिए भी ये जो शब्द प्राय गृहपति का यूज किया जाता था। उसके बाद है मुद्रा शास्त्र। मुद्राओं के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र कहा जाता है। मुद्रा होता है सिक्के, रुपए, पैसे। सबसे पहले भारत के अंदर जो प्रारंभिक सिक्कों जिसको कहा जाता है वो थे आहत सिक्के। इसमें चांदी और तांबे के सिक्के जो है ये आहत सिक्के होते थे। इसमें बेढंग यानी कि पूरी तरह से एक अच्छी ढंग से नहीं बनाए गए थे। उससे पहले भी जो मुद्राएं वैदिक काल के अंदर भी वो जो है मिलती है, जिसके अंदर निशक, शतमान, कर्षण ऐसे उदाहरण जो है हमें मुद्राओं के मिलते हैं। हिंद यूनानी सिक्के, जिसमें भारत में सर्वप्रथम जो है सबसे ज़्यादा जो सिक्के ये बनाने का प्रचलन इन्होंने शुरू किया। उसके बाद कुषाण काल में सोने के सिक्के आए, खूब जो है सोने के सिक्कों का प्रसार हुआ। उसके बाद जो गुप्त काल आया, गुप्त काल में भी काफ़ी जो है संख्या में, बहुत ज़्यादा संख्या में जो है ये जो सोने के सिक्के आए। तो वो जो राजा होते थे, राजा अपनी अपनी टकसालों के अंदर अपनी जो है मुद्रा छापते थे और उसी को जो है सिक्के अर्थात जो विनिमय माध्यम होता था वो सिक्कों के माध्यम से भी, जैसे वस्तु विनिमय और वस्तु विनिमय के साथ साथ जो मुद्रा विनिमय होती थी तो वस्तुओं का लेन देन इस मुद्रा के माध्यम से होता था। नकदी के रूप में भी वो पैसा दिया जाता था। उसके बाद है पुरालिपि। पुरालिपि क्या होती है? पुरालिपि अतीत के लेखन शैली को पुरालिपि कहा जाता है, या जो पुरानी लिपि। लिपि जैसा कि बताया था कि किसी भी भाषा को लिखने के माध्यम को लिपि कहा जाता है। उसके बाद संगम साहित्य।
संगम साहित्य, जैसा कि यहां पे एक शब्द आया था तमिलकम, और उसी तमिलकम अक्षेत्र जहां दक्षिणी भारत में चोल, चेर, पांडे जो राज्य हुए, तो वहां पे उसी दक्षिणी भारत के अंदर संगम साहित्य लिखा गया। इसकी जो भाषा थी तमिल भाषा थी, जिसमें 300 ईस्वी पूर्व के अंदर पांडे राजाओं द्वारा एक संगम बुलाया गया था, जिसमें कुछ विशेष साहित्य जो है लिखे गए थे तमिल भाषा के अंदर, जैसे मणिमेखलम, तोलकाप्पियम, कुछ ऐसे विशाल महाकाव्य की जो है वो रचना की गई। तो ये संगम साहित्य के नाम से जाना जाता है तमिलकम अक्षेत्र के अंदर। उसके बाद है धम्म महामात्र। धम्म महामात्र जो शब्द है, जैसा कि चंद्रगुप्त मौर्य के पौत्र और बिंदुसार के पुत्र अशोक द्वारा सर्वप्रथम जो ये धम्म महामात्रों की नियुक्ति की गई। जैसा कि जो बताया गया है, इसमें जो प्रमाण मिलते हैं, राजा अशोक ने कलिंग के युद्ध के बाद, जैसा कि 261 ईस्वी पूर्व जो इसने कलिंग का युद्ध जीता, और इससे पहले अपने दादा द्वारा अर्थात चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा एक विशाल साम्राज्य की स्थापना जो इनके दादा ने कर दी थी, और अपने दादा अर्थात चंद्रगुप्त मौर्य के समय में 4 प्रांत थे। इन 4 प्रांतों में एक उसकी राजधानी थी पाटलिपुत्र, एक जो कि मगध की राजधानी थी पाटलिपुत्र। उस पाटलिपुत्र को उद्यान ने बनाया था, और उससे पहले जो राजधानी होती थी मगध की वो होती थी राजगृह या राजगाह, जो कि बिंबिसार द्वारा बिंबिसार जो होता था हर्यक वंश में, उसने राजगृह को बनाया था, और उद्यान ने जो कि अजातशत्रु का पुत्र था उसने पाटलिपुत्र को 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के अंदर ये पाटलिपुत्र को बनाया, जो कि आजकल पटना के नाम से भी विख्यात है। तो दूसरा जो प्रांत था वो था उज्जैनी। तीसरा जो प्रांत था वो था सुनगिरी। सोनगिरी, और एक था तक्षशिला। ये 4 प्रांत चंद्रगुप्त मौर्य के समय में थे, और चंद्रगुप्त मौर्य के बाद एक जो प्रांत कलिंग को जो है जीतकर उसने अपने राज्य का हिस्सा कलिंग को बना लिया, और इसकी जो राजधानी थी वो थी तोसले। ये इसकी राजधानी थी। तो इस प्रकार से 5 प्रांत जो है अशोक के समय में हो गए थे। और कलिंग युद्ध के बाद राजा अशोक ने अपने जो युद्ध की नीति को पूर्णतः त्याग दिया, क्योंकि उसका हृदय परिवर्तन हो गया। लाखों की संख्या में जो लोग मारे गए, बहुत सारी विधवाएं, औरत जो विधवाएं हो गई, बच्चे अनाथ हो गए, काफी जनधन की हानि हुई, और उस जनधन की हानि को उसके मन को काफी आघात हुआ, और उसका जो हृदय परिवर्तन जो है वो हो गया, और उसने अपने नए धर्म बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया। और बौद्ध धर्म को ग्रहण करने के बाद अपने इस धर्म में जाने के बाद काफी प्रचार जो है बौद्ध धर्म का किया। यहां पे भारत के साथ साथ विदेशों में भी बौद्ध धर्म को प्रचार प्रसार किया, और जिन अधिकारियों की नियुक्ति की गई जो धर्म के प्रचार के लिए जिन अधिकारियों की नियुक्ति की गई, इन अधिकारियों को धम्म महामात्र कहा जाता है। जैसे कि उनकी पुत्री संघमित्रा और पुत्र महेंद्र को भी
श्रीलंका में अपने बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए भेजा था। तो ये थे धम्मामात्र। उसके बाद है बेलालर। बेलालर जो है ये एक प्रकार के जमींदार होते थे, बड़े जमींदार। बेलालर है एक बड़े जमींदार को बेलालर शब्द जो है वो आया है इसके बारे में। उसके बाद है मनुस्मृति। मनु एक व्यक्ति का नाम है और उस मनु ने एक विधि ग्रंथ लिखा था। इस विधि ग्रंथ अर्थात कानूनी ग्रंथ, और इस कानूनी ग्रंथ को नाम दिया गया मनु स्मृति। इस मनु स्मृति का जो काल था वो 200 BC टू लगभग जो है 200 AD जो इसका लगभग ये माना जाता है। तो यहां जो विधि ग्रंथ लिखा गया इसको मनुस्मृति के नाम से जाना जाता है। तो जहां पे जैसा कि कई बार हम हमारे ग्रंथों के अंदर ये हमें मिलता है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र जो 4 वर्ण थे, ऋग्वेद के 10वें मंडल में इसका वर्णन जो है वो मिलता है, जिसका मंडल का नाम है पुरुषुक्त। उस पुरुषुक्त में जो नियम थे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये कर्म के आधार पर बांटे गए थे, लेकिन बाद में इनको इतना कठोर नियम जो है बना दिए कि लोगों का बंटवारा हो गया। लोग जो है एक ऐसी व्यवस्था में धंस गए जो धीरे धीरे पतन की ओर ले गई। तो उसमें मनुस्मृति जो ग्रंथ लिखा गया, इस मनुस्मृति में पूरी तरह से तोड़ने का काम जो है वो लोगों को किया है, क्योंकि शूद्रों की स्थिति जो है वो लगातार डाउन होती चली गई। उनको शिक्षा लेने का अधिकार नहीं था, घूमने फिरने का पूर्णतः अधिकार नहीं था। यहां तक कि चांडाल एक ऐसी जनजाति थी जिसको अपने गले के अंदर हानि टांग के वो कहीं थूक भी नहीं सकते तो वहीं थूकना होता था, पीछे झाड़ू। तो इस प्रकार से समाज के अंदर जो विकृति का काम इस मनुस्मृति के द्वारा हुआ है और समाज में काफी बुरा प्रभाव जो इसका पड़ा है। उसके बाद है कौटिल्य का अर्थशास्त्र। कौटिल्य जो है जिसको अभी चाणक्य का नाम आया था, ये चाणक्य या विष्णुगुप्त चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री विष्णुगुप्त था। इसमें इन्होंने एक राजनीतिक ग्रंथ लिखा जिसको अर्थशास्त्र कहा जाता है। और इसको जैसा कि अभी बताया था कि चंद्रगुप्त मौर्य को प्रधानमंत्री बनाने में सबसे बड़ा जो रोल था तो ये था। वैसे मौर्य काल के चंद्रगुप्त मौर्य के समय में कुछ जो ग्रंथ लिखे गए जैसे कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र, मेगास्थनीज की इंडिका और विशाखदत्त की मुद्रा राक्षस, ये कुछ महत्वपूर्ण ग्रंथ जो है वो लिखे गए। उसके बाद है मेगास्थनीज की इंडिका। मेगास्थनीज जो है यूनान का एक यात्री था जो सेल्यूकस निकेटर ने इस चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में अपना राजदूत बना के भेजा था। यह भेजा था 302 ईस्वी से 298 ईस्वी पूर्व तक जो है ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में लगभग जो ये 5 वर्ष तक ये रहा था। इसने भारत में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जो कुछ देखा, सुना, महसूस किया, उसने अपने ग्रंथ इंडिका के अंदर जो उसको रचित कर दिया, जिसको मेगास्थनीज की इंडिका के नाम से जाना जाता है। काफी महत्वपूर्ण ग्रंथ है जो चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी पाटलिपुत्र थे। पाटलिपुत्र का वर्णन भी काफी जो है इसके अंदर बड़ा विस्तार से वर्णन मिलता है कि अपने किस प्रकार से अपनी शासन व्यवस्था को पाटलिपुत्र को जो है 5 भागों में भी डिवाइड किया। उसके बाद श्रेणी। श्रेणी जो थी अपने जो शिल्पकार होते थे, जो शिल्पकार, उत्पादक,
या व्यापारी, उन्होंने अपने संघ बना लिए थे और इन संघों को, जैसे कि व्यापारी होते थे, कच्चे माल को लेकर आना, उसका माल तैयार करना, तो इस प्रकार से ये उस व्यापार के ऊपर पूरी तरह से नियंत्रण रखते थे। और इनका एक अधिकारी था श्रेष्ठी। श्रेष्ठी जो होता था वो श्रेणियों के अधिकारी को श्रेष्ठी कहा जाता है। उसके बाद है सारनाथ का स्तंभ। सारनाथ का जो स्तंभ का जो निर्माण करवाया था वो अशोक ने करवाया था सारनाथ के अंदर। और यहां पे सिंह या जो शेर है उनकी मूर्तियां जो हैं इस सारनाथ के स्तंभ में दिखाई गई है, जो भारत का आज राज चिन्ह है। इसमें जो सिंह है, शेर है, उनका यह जो है एकता, वीरता, प्रगति, उच्च आदर्शों का प्रतीक है। इन्होंने इन्हीं कारणों से इसके जो शीर्षक पर सिंह के जो चिन्ह है वो दिखाया गया, अर्थात भारत की शक्ति, एकता, ताकत और भारत के आदर्शों का यह आज प्रतीक है। उसके बाद इसके अंदर आता है बाणभट्ट। बाणभट्ट जो है वो राजा हर्षवर्धन थे। राजा हर्षवर्धन के राज दरबारी थे। और इस राजा हर्षवर्धन जो है ये कन्नौज का राजा था। ये जो कन्नौज का राजा था, इस कन्नौज के राजा हर्षवर्धन ने हरियाणा के थानेसर में भी जो शासन किया है। तो इसका जो हर्षवर्धन का जो चरित्र लिखा है ये बाणभट्ट द्वारा लिखा गया हर्षचरित्र में। जो नालंदा विश्वविद्यालय था, नालंदा विश्वविद्यालय जो एक विख्यात विश्वविद्यालय था, ये इसी के शासनकाल में था और लगभग यहां पे 10,000 विद्यार्थी पढ़ते थे। इसी के शासनकाल में एक चीनी यात्री था ह्वेनसांग। जो ह्वेनसांग यात्री आया वो राजा हर्षवर्धन के समय में ही आया था और भारत में बौद्ध शिक्षा इसने ग्रहण की थी। तो ये भी एक अच्छा शासक जो है वो रहा है। उसके बाद है राज्य। ये जो है एक गुप्त काल में ये भूमि का भूराजस्व अधिकारी होता था, जिसको राजयुक जो है वो कहा जाता था। उसके अलावा इसमें जो गुप्त काल के अंदर जैसा कि अभी बताया था, श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में जैसा कि आपने कभी कालिदास का नाम सुना होगा। कालिदास जो कि भारत का शेक्सपियर के नाम से भी जाना जाता है। तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में उसका राजकवि था, जिसने मालविकाग्निमित्र, ऋतुसंहार जैसे महान ग्रंथों की रचना की। मालविकाग्निमित्र भी इसमें से एक है। तो इसमें आर्यभट्ट भी गुप्त काल से ही संबंधित थे। बरामीर ये भी गुप्त काल में एक महान जो खगोल शास्त्री जो है वो हुए हैं। तो इस प्रकार से हम इस अध्याय के अंदर हम देखते हैं, जो कि आगे आने वाले अध्याय में और ज़्यादा विस्तार से वर्णन जो है हम करेंगे। तो हम आशा करते हैं कि आपको ये बातें समझ में आई होगी और अच्छे से आगे आने वाले समय में भी अच्छी तैयारी के साथ आप जो है आगे भविष्य को बढ़ाएंगे। तो इसी आशा और उम्मीद के साथ जय हिंद, जय भारत।